कहा था ना टाइटल पे क्लिक मत करना। ये चुल्ल बहुत खतरनाक चीज़ है। टाइटल में लिखा हुआ था कि वीडियो पर क्लिक मत करना, फिर भी आपने करा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चुल्ल थी। अगर आप बच्चे थे तो आपके घर वालों ने बोला होगा कि वहाँ पर मत जाना, फिर भी आप गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चुल्ल थी। हम इंसानों के अंदर ये चुल्ल बहुत ही पहले से है और इसी चुल्ल के चलते आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आज हम इस चुल्ल के बारे में तो बात नहीं करने वाले। आज से कुछ महीने पहले मई 2020 में एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिस पे लिखा हुआ था कि इस फोटो को डाउनलोड करके अपना वॉलपेपर मत बना लेना। लोगों ने क्या करा? ऑब्वियसली उसको डाउनलोड किया और अपना वॉलपेपर बना लिया। और उसके बाद कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स में, मतलब मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन्स में, उनका फ़ोन जो है बूट लूप में चला गया। मतलब जैसे ही उनका फ़ोन स्विच ऑन हो रहा, जैसे ही वो वॉलपेपर देख रहा है दोबारा बंद हो जा रहा है। फिर जब वो उसे स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो वॉलपेपर देख के फिर बंद हो जा रहा है। ऐसे करते करते वो, मतलब जब तक उसको पूरा हार्ड रीसेट नहीं करा गया तब तक वो फ़ोन बेकार हो गया, बूट लूप में फंसा रहा। ऐसे ही बहुत सारे टेक्स्ट भी हैं। मतलब हमने देखे होंगे अभी हाल ही में जो मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि ब्राज़ील से एक व्हाट्सएप का कुछ ऐसा टेक्स्ट सेंड हो रहा है लोगों को, कई सारे ग्रुप्स में आ रहा है, जिसको वो लोग अगर यूज़ कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे तो उनका फ़ोन जो है फ्रीज़ हो जा रहा है। फिर मतलब उन्हें दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है फ़ोन। तो ये जो टेक्स्ट के साथ होता है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉम्ब। तो आखिर ये चीज़ काम कैसे करती है? आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? उसकी कोडिंग। और कोडिंग जो भी की जाती है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए करी जाती है। मतलब दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको ये माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश है। तो स्मार्टफोन्स जो हैं वो डिज़ाइन करे जाते हैं इंग्लिश के लिए। स्मार्टफोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जितने भी मेजर सॉफ्टवेयर हैं, एंड्रॉयड, iOS, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की इंग्लिश बेस्ड कोडिंग करी जाती है। अब अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट, इमोजीज या कुछ भी दूसरा कुछ यूज़ करते हो तो उस चीज़ को आपका जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, फिर समझता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। देखो होता क्या है, सिंपली मैं आपको समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क लिखा, ठीक है, हिंदी वाला क लिखा। अब आपका कंप्यूटर क हिंदी को तो समझेगा नहीं, उसे तो इंग्लिश में समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वो क को एक कोड नेम दे देगा, फॉर एग्जाम्पल AA। इसी तरह अगर ख है तो वो उसको 4A ऐसे करके एक कोड नेम दे देगा। तो जब भी आप क या ख लिखोगे या जब भी आपके टेक्स्ट पे, आपके फ़ोन पे कोई टेक्स्ट आएगा जिसमें क या ख लिखा हो, तो आपके लिए तो वो क और ख है, लेकिन आपके कंप्यूटर के लिए वो AA, 4A ऐसे करके है। तो इस तरह जितने भी इमोजीज़ हैं, जितने भी आपके जो स्टिकर्स वगैरह हैं, मतलब जितने भी ग्राफिकल चीज़ें हैं या फिर जितनी भी इंग्लिश के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज है, उन सब को आपका जो फ़ोन है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, फिर समझता है। अब आपको कैरेक्टर एनकोडिंग समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट बॉम्ब्स क्या होते हैं। देखो कुछ टाइम पहले iOS में एक बग आया था जिसकी मदद से आप अगर एक वाइट फ्लैग, एक नंबर 0 और उसके आगे एक रेनबो का जो सिंबल है वो अगर आप किसी को सेंड करते हो ना, तो जिसका भी वो रिसीव होता है वो जब अपने फ़ोन में खोलता है तो उसका फ़ोन पूरा का पूरा फ्रीज़ हो जाता था। तो उसको वही फ़ोन को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता था और फिर जब भी वो उस मैसेज को दोबारा खोले दोबारा वो फ़ोन फ्रीज़ हो जाता था। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा था, आपका जो iOS का सॉफ्टवेयर है उसमें जो कोडिंग करी गई है उसमें जो फ्लैग 0 और जो रेनबो का है नंबर, उसको अलग अलग इंग्लिश के कैरेक्टर में उसको स्टोर किया होगा डेटा में अपने। अब जब वो उसको अपने डेटा से मैच कर रहा है तो उसको, आईफोन को ऐसा लग रहा है कि ये एक रेनबो वाला फ्लैग है। लेकिन जब वो उस रेनबो वाले फ्लैग को बनाने के लिए सारे जितने भी कैरेक्टर्स उसके मेमोरी में हैं उनको एक साथ ला रहा है, तब उसको पता चल रहा है कि नहीं यार, ये जो इन्फॉर्मेशन उधर से आ रही है उससे तो मैच नहीं हो रहा, तो ये कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही ये कुछ और करने के लिए प्रोसेस कर रहा है फिर उसको यही समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ आपकी जो है वो एक रेनबो वाला फ्लैग ही है। फिर उसको वही इन्फॉर्मेशन गैदर करी, उससे मैच करी, मैच नहीं हो रही। तो ऐसे करके बहुत सारी इसको प्रोसेसिंग लग रही है। अब क्या होता है, देखो मेमोरी जो आपके प्रोसेसर में मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट होती है। कैरेक्टर्स को जो मेमोरी दी जाती है वो एक लिमिट में होती है। तो अब प्रोसेसर क्या करता है कि भाई मेरी तो रैम, मतलब मेरी तो मेमोरी ख़त्म हो गई इसको प्रोसेस करने में, लेकिन अभी भी मैं इसलिए दिखा नहीं पा रहा कि सामने दिखाना क्या है मुझे, तो मुझे और मेमोरी की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी और प्रोसेसिंग करनी है। तो वो जाता है रैम के पास कि भाई थोड़ी सी मेमोरी दे दो मुझे अपनी उस पार्ट के लिए, तो थोड़ा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, उस पार्ट को करने के लिए थोड़ी सी मेमोरी दे दो। अब वो प्रोसेसर जो आपके मेमोरी के जिस पार्ट को एक्सेस करना चाहता है ना, आपके रैम में वो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो बताएगा कि रैम का कौन सा पार्ट तुम एक्सेस करो इस चीज़ के लिए।
तो सॉफ्टवेयर में ये चीज़ बग था, सॉफ्टवेयर में एक बग था, वो बग बता रहा था कि रैम के इस पार्ट को एक्सेस करो, लेकिन एक्चुअली में रैम में वो पार्ट था ही नहीं। तो इसकी वजह से जब प्रोग्रामिंग में ऐसे रैम का मतलब मेमोरी का इशू आता है ना, तो ऐसे में जो आपका प्रोग्राम है वो पूरा शट डाउन हो जाता है, खुद को बंद कर देता है। तो इसी की वजह से जो आपके आईफोन्स थे वो फ्रीज हो जा रहे थे, और जो टेक्स्ट बॉम्बिंग है वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, आपका कोई पर्शियन लैंग्वेज में आ गया, कोई उर्दू में आ गया, कोई अरबी में आ गया, किसी तरह जिसके ऊपर जो मतलब कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर बना हो, या फिर कोई बहुत ही अजीब सा सिंबल हो जो नॉर्मल डे टू डे में यूज़ नहीं होता, उसको जब आपका फ़ोन प्रोसेस करने की कोशिश करता है तो वही बात आ जाती है। उसको लगता है कि ये कुछ और है, लेकिन जब वो कुछ और उसको दिखाने की कोशिश करने जाता है तो पता चलता है कि इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो उस चीज़ को दिखा सके। तो इसका मतलब फ़ोन को ये लगता है कि ये वो तो है नहीं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वही वाला है जो पहले मैं सोच रहा था ये है। जैसा कि आपके रेनबो वाले केस में हुआ, फ़ोन को लग रहा था कि ये रेनबो वाला फ्लैग है, लेकिन एक्चुअली में तो वो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स थे। तो जब ये रेनबो वाला फ्लैग बना रहा है तो वो डेटा उसके पास नहीं मिल पा रहा मौजूद पूरा सारा का सारा, तो इसी वजह से वो दिखा भी नहीं रहा। तो यही ओवर जो प्रोसेसिंग हो जाती है और मेमोरी की जो कमी हो जाती है, या ऐसे मेमोरी को सर्च करने लगता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती फिजिकली, तो इस केस में आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो आप में से जो भी कोडर होगा या जो भी CS की पढ़ाई कर रहा होगा उसको ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब भी लोग कोडिंग करते हैं तो उस टाइम पर ये मेमोरी की जो कमी हो जाती है, इसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश होते हैं। तो ये तो हो गई आपके टेक्स्ट रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं वो फर्स्ट वाले वॉलपेपर की, जिसको मतलब लगाने के लिए मना किया गया था। और उस वॉलपेपर से ऐसा क्या हो रहा है, मतलब टेक्स्ट से तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वॉलपेपर एक नॉर्मल सी फोटो कैसे किसी फ़ोन को ब्रेक कर सकती है। तो देखो, जितने भी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं मोस्टली वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं sRGB पर, मतलब RGB रेड ग्रीन और ब्लू, ये कलर कोडिंग सिस्टम है। देखो ये है हमारा पूरा डिजिटल कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, और इसमें जो sRGB है वो सेक्शन ये है। अब इस सेक्शन में आप देखो कि पूरा जितना भी कलर है, जो भी आपके फ़ोन में कलर बनता है ना, वो सारा का सारा इतने के अंदर, इसी ट्रायंगल के अंदर जितने कलर्स हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। और आपका जितना भी इंटरनेट है, आपके जो मोबाइल की स्क्रीन्स हैं, उसके लिए ये वाला इतना पोर्शन काफ़ी है, सारे कलर्स को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ sRGB तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट करते हैं। तो इसी तरह एक अलग फॉर्मेट होता है Adobe RGB, उसका ग्राफ आप देखो वो कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है इससे, मतलब इसमें कलर्स ज़्यादा होंगे इसके मुकाबले। इसी के बाद एक चीज़ आ जाती है ProPhoto RGB, इसका स्पेक्ट्रम देखो, ये तो और भी बड़ा ट्रायंगल बना रहा है। अब आप बोलोगे भाई फ़ोन में क्यों यूज़ करते हैं sRGB, मतलब अगर ज़्यादा स्पेक्ट्रम वाला यूज़ करेंगे तो हमारी स्क्रीन और अच्छी दिखने लगेगी। हाँ भाई सही बात है, अच्छी दिखने लगेगी, लेकिन अभी भी जो ये sRGB है मोर देन इनफ है आपको जितने भी कलर्स की ज़रूरत है आपके स्क्रीन पर। अब अगर हम मान लो कि कलर्स की इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, मान लो Adobe RGB का यूज़ करते हैं या ProPhoto sRGB का यूज़ करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, देखो कितना सारा जो आपके कलर की इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका डेटा बढ़ जाएगा, जो भी एक फ़ोटो है या जो भी कुछ भी है तो उसका डेटा बढ़ जाएगा। डेटा के बढ़ने की वजह से जो कलर को रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेसर यूज़ होता है, तो उस प्रोसेसर का काम बढ़ जाएगा। और नंबर 2, इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो भी sRGB में होती हैं। अगर उसकी भी कोडिंग हम लोग अलग कर देते हैं, मतलब कलर की रेंज बढ़ा देते हैं, तो उसका भी डेटा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाएगी साइज़ की, डेटा की, वो हमें नहीं चाहिए। हमें अभी तक आपको कोई भी कमी लगती है नहीं ना, तो बस इसीलिए sRGB मोर देन इनफ है आपके मोबाइल स्क्रीन के लिए। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो फोटो एक्सपोर्ट करी गई थी ना, ये एक्सपोर्ट करी गई थी ProPhoto RGB में। अब देखो ProPhoto RGB में इसका कलर जो है वो सब देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के लिए, तो अब देखो जब इसे sRGB में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब आपके मोबाइल फोन्स के लिए कैलिब्रेट कर दिया गया, तो अब देखो इसके कलर्स कितने ज़्यादा डल हो गए इसके मुकाबले। तो ये है कलर स्पेक्ट्रम के कम होने की वजह से इसके कलर्स भी कम हो गए। तो अब कंप्यूटर्स में तो ये चीज़ आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोडेक्स होते हैं और बहुत सारे मतलब प्रोसेसर हैवी होता है इसका, तो वो आसानी से इसे प्रोसेस कर लेता है। लेकिन मोबाइल के लिए ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। जब इस फोटो को लोग डाउनलोड कर रहे थे तो ProPhoto RGB का जो डेटा है वो बहुत सारा था। अब जो गूगल अपने फ़ोन में यूज़ करता है और दूसरी भी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें जो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे सैमसंग है और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग अपने फ़ोन में जो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर है उसी को मशीन कहते हैं। तो वो होता है गूगल का कलर इंजन, जो आपके डिस्प्ले पर सारे कलर्स दिखाता है अच्छे से, कहाँ पर कैसा कलर होना चाहिए, क्या इमेज है, कैसे मैं इसे बेस्ट दिखा सकता हूँ। तो ये काम करता है गूगल का कलर इंजन। लेकिन जब गूगल का कलर इंजन इस ProPhoto RGB को
sRGB में कन्वर्ट कर रहा था तो वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और वो उसको अच्छे से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, इस बड़े स्पेक्ट्रम को इस छोटे से स्पेक्ट्रम में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने में इस फोटो में 1 पिक्सल ऐसा था जहाँ पर जो कलर की इंफॉर्मेशन थी ना, वो गूगल जो यूज करता है कलर इंजन, उसके प्रोसेस करने की लिमिट से ज्यादा हो गई थी। फिर से बता रहा हूँ, 1 पिक्सल, इस फोटो का 1 पिक्सल ऐसा था जिसकी कलर की इंफॉर्मेशन जो कि गूगल का कलर इंजन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, और उस प्रोसेस न कर पाने की वजह से वो उसे डिस्प्ले पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और उस कन्वर्जन न होने की वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो ओवरलोड हो जा रहा था, और इसकी वजह से आपका फ़ोन एक बूट लूप में फंस जा रहा था। ऑन होएगा, जैसे ही ऑन होगा उसके सामने वो फोटो आएगी, वो फिर बंद हो जाएगा, फिर आप ऑन करोगे वो फोटो आएगी, वो फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये बूट लूप काम कर रहा था। तो अब ऑब्वियसली इसका भी फिक्स आ चुका है। मतलब जितने भी आपको ये कैरेक्टर्स मिलते हैं ना, ये किसी न किसी बग की वजह से होते हैं। कोई ऐसा बग होता है आपके सॉफ्टवेयर में जो कि प्रोसेस नहीं कर पाता चीज़ों को। जैसे टेक्स्ट वाले में क्या है, वो रैम वाला है, रैम के उस जगह को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। तो अब सॉफ्टवेयर में क्या करा जाएगा, बता दिया जाएगा कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे है, और अगर तुमको कभी एक्सेस करना भी है तो अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा बनती है तो तुम रैम के इस हिस्से को एक्सेस कर सकते हो जो कि एक्चुअल में मौजूद है। तो बिल्कुल ऐसा ही फ़ोटोज़ वगैरह के साथ सॉफ्टवेयर में ट्विकिंग करी जाती है। तो अब जितने भी ये सारी चीज़ें हैं इनका अपडेट आ चुका है, और अब ये चीज़ मतलब आपके फ़ोन को डैमेज नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा करा है अपने दोस्तों के साथ, या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।